हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग गाइज। आज से हम यहाँ पे सुप्रीम गॉड एम्परर को शुरू से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस सीरीज को पहले बहुत ही ज्यादा चैनल एक्सप्लेन करते थे, बट उन लोगों ने बीच में एक्सप्लेन करना बंद कर दिया और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसको एक्सप्लेन करो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे शुरू से ही एक्सप्लेन करूँ, जिसकी वजह से व्यूअर्स को भी देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइज, अगर आप लोग कुछ ऐसी सीरीज को जानते हो जिनको दूसरों ने एक्सप्लेन करना बीच में छोड़ दिया, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से हम उसको भी स्टार्ट जरूर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं सुप्रीम गॉड एम्परर के सीरीज को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मुयान को देखते हैं, जहाँ पे उसके क्लासमेट उसकी बेइज्जती कर रहे थे। अब हम देखते एकदम से वहाँ पे मुयान का सर चकराने लगता है और वो कहने लगता है आखिरकार ये बॉडी किसकी है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नैरेटिंग वॉइस हमें बताता है कि उस टाइम में सुप्रीम गॉड एम्परर रिलम में एक बंदा पहुंचा था जिसका नाम न्यू हुआंग था, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसे ये पावर उसके हेवनली स्क्रोल से मिला था। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि हेवनली स्क्रोल के पास में लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करने की पावर होती है। बट इस हेवनली स्क्रोल के बारे में दूसरे एनिमीज को भी पता चल गया, जिसकी वजह से वो लोग जैसे भी करके इस स्क्रोल को पाना चाहते थे। बट यहाँ पे बुरे इंसान के हाथों में लगने से पहले ही न्यू वान ने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि ये हेवनली स्क्रोल किसी के हाथ में ना लगे। बट हम देखते हैं कि उस स्क्रोल ने न्यू वांग के सोल को पूरी तरीके से प्रिजर्व कर रखा था। और हमें अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यू वांग मुयान के बॉडी के अंदर होता है। तभी वहाँ पे मुयान का पूरा पास्ट उसके आंखों के आगे आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि मुयान कल्टीवेट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसके अपने कजन उसे बहुत ही ज्यादा बुली करते थे, इवन कि उसके क्लासमेट्स भी। जिसको देख के वहाँ पे न्यू वांग सोचने लगता है सच में तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा हार्ड था, अच्छा हुआ तुम मर ही गए ऐसे कुत्तों की जिंदगी से। तो बट तुम चिंता मत करो मुयान, अब से तुम्हें यहाँ पे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। तो मुयान ही बोलेंगे, न्यू हुआंग नहीं, क्योंकि न्यू हुआंग तो उसका पास्ट का नाम था, बट अभी प्रेजेंट में वो अब यहाँ पे मुयान है। और हमें दूसरी बात भी पता चलती है कि मुयान कल्टीवेट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो इस सिटी में एज अ टीचर पढ़ाता है। बट हमें पता चलता है कि इसके क्लास के स्टूडेंट ही इसकी बातों को नहीं मानते। तभी वहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कहने लगता है मास्टर आखिरकार क्या हुआ, आपका दिमाग हिल गया है क्या, आप तो यहाँ पे कोई भी बात ही नहीं कर रहे। उसकी बातें सुन के हम देखते मुयान गुस्से में सबको शांत होने के लिए बोलता है। मुयान को गुस्सा होता हुआ देख के उसके क्लास के दो स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में लड़ने के बहाने से उसके ऊपर स्कूल से अटैक करते। बट हम देखते वहाँ पे मुयान बहुत ही आसानी से बच गया था। वो गुस्से में कहने लगता है बस अब बहुत ज्यादा हो गया, वैसे तुम लोग मुझे बता सकते हो ये कौन सा साल चल रहा है। तभी हम देखते वो बदतमीज लड़का कहने लगा था मास्टर क्या सच में आपका दिमाग हिल गया है। मुयान कहने लगता है क्या तुमने कभी यहाँ पे न्यू हांग के बारे में सुना है। अब उस नाम को सुन के वो बंदा कहने लगता है वो तो एक लेजेंड था जो कि 20,000 साल पहले पूरी तरीके से गायब हो गए। उसकी बातें सुन के मुयान कहने लगता है इसका मतलब 10 नहीं, यहाँ पे 20,000 साल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तभी हम देखते वहाँ पे एक लेडी आगे आते हुए उसे कुछ क्वेश्चंस करती है। बट हम देखते मुयान बहुत ही आसानी से जवाब दे देता है, जिसको देख के उसे गुस्सा आने लगा था। वो सोचने लगती है आखिरकार इसने क्या से आंसर दे दिया। वहीं पे मुयान जब अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को देखता है वो कहने लगता है सच में ये बॉडी तो बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से इस क्लास के लोग ही इसे बहुत ज्यादा बुली किया करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियान यून को देखते हैं, जो सोचने लगती है आखिरकार इन्होंने आंसर क्या से दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थे। पहले ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे सियान यून फिर से आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार हम यहाँ पे सोल गैदरिंग पिल को कैसे और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, जो कि 3rd ग्रेड का पिल होता है। उसकी बातें सुन के मुयान कहने लगता है इतने बेसिक से एल्केमी के बारे में तुम्हें नहीं पता इतना भी। अगर तुम सोल गैदरिंग पिल के क्वालिटी को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती हो तो सिंपली यहाँ पे विंड वुल्फ का यूज कर सकती हो, मतलब कि डिमोनिक वुल्फ, जिसका यूज करते हुए सोल गैदरिंग पिल के क्वालिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मुयान की बातें सुन के दूसरी तरफ हम उसी हरे कपड़े वाले बंदे को देखते हैं, जो कहने लगता है मास्टर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे भी सोल गैदरिंग पिल जो कि 3rd लेवल का होता है 3rd ग्रेड का, तो आखिरकार उसे रिफाइन करने में लो ग्रेड के विंड वुल्फ का क्या काम, ये तो बकवास है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते सब लोग मुयान का मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग हंसने लगते, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सियान यून को पता चल गया था कि ये लोग उसे और भी ज्यादा क्वेश्चन करने नहीं देंगे, जिसको सोच के वो चुपचाप अपने सीट में बैठ जाती है। तभी हम देखते वहाँ पे उस एकेडमी का प्रिंसिपल और उनके साथ में एक ओल्ड मैन आ गए थे, जहाँ पे वो आगे आते हुए कहने लगते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो सोल गैदरिंग पिल को बनाने में अगर हम यहाँ पे विंड वुल्फ मतलब कि डिमोनिक वुल्फ का यूज ना करें तो उसके बदले में क्या
यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से इस पिल की क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए। मतलब कि इसके रिप्लेसमेंट में हम किसका यूज कर सकते हैं। अब उस ओल्ड मैन की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मुयान अपना मुंह बनाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम एक एल्केमिस्ट ही हो ना, और इतना ज्यादा बेसिक सा भी तुम्हें नहीं पता। अब वहाँ पे मुयान की बातें सुन के वो प्रिंसिपल कुछ कहने वाला था बट ओल्ड मैन उसे शांत करवा देता है। हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है, ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे सोल गैदरिंग पिल को हम रिफाइन कर रहे हैं और उसमें डालने के लिए हमारे पास में डिमोनिक वुल्फ का कोर नहीं है, तो हम उसके बदले में जेड पर्पल ग्रास का यूज कर सकते हैं। मुयान की बातें सुन के वो ओल्ड मैन जिसका नाम यहाँ पे मू बैंग होता है वो कहने लगते हैं, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। और हम देखते वो ओल्ड मैन अपना नाम मो बैंग बताते हैं, जिसको सुन के सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि यहाँ पे मू बैंग इस पूरे एम्पायर के एक 8 ग्रेड के एल्केमिस्ट हैं, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली हो या कोई भी हो सब इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। वही पे दूसरी तरफ प्रिंसिपल सोचने लगे थे, आखिरकार मुयान को हो क्या गया है। पहले तो ये सिंपल ग्रास को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, अब तो यहाँ पे ये किस पिल को बनाने के लिए कौन सा रेसिपी ठीक होगा इसके बारे में डायरेक्टली आंसर दे रहा है। क्या अभी तक मुयान सब कुछ छुपा रहा था हमसे। वहीं पे दूसरी तरफ मुयान के सारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वहीं पे हम मास्टर मोबैंग को देखते जो कहने लगते हैं, मुयान क्या आप मुझे बता सकते हो ब्लड पिल के एनर्जी को और भी ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। उनकी बातें सुन के मुयान कहने लगता है, अगर आपको ऐसा करना है तो आपको डिमोनिक रूट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि डिमोनिक माउंटेन पे ही मिलता है। मुयान की बातें सुन के वहाँ पे मोबैंग कहने लगते हैं, सच में आप तो बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, आपको इस सिटी में नहीं होना चाहिए, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। उनकी बातें सुन के मुयान कहने लगता है, अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे उसका प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, मुयान तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो इनसे। बट हम देखते वहाँ पे मोबैंग उसे शांत करवा देता है और हम देखते वो कहने लगे थे, क्या मैं आपके साथ में चल सकता हूँ। मुयान कहने लगता है, हाँ आप आ सकते हो। अब हम देखते वो लोग जा रहे थे तभी मुयान के सामने उसका एक सर्वेंट आ गया था, मतलब कि उसके फैमिली का। वो कहने लगता है, फैमिली के एल्डर और आपके मदर एंड फादर आपका वेट कर रहे हैं। उस सर्वेंट को देख के मुयान को याद आता है कैसे जब मंथ का लास्ट आता था और उसको उसकी सैलरी मिलनी थी, तब ये बंदा कैसे उसे उसकी सैलरी नहीं दिया करता था। ये सब कुछ सोच के मुयान कहने लगता है, आज तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तभी हम देखते वहाँ पे वो सर्वेंट कहने लगा था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए मुयान, तुम जैसे कचरे से कोई यहाँ पे शादी कर रहा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर मोबैंग कहने लगते हैं, आखिरकार एक सर्वेंट एक मास्टर के साथ में ऐसे कैसे बात कर सकता है। बट हम देखते मुयान जाके एक चाटा लगाता है उसको, जिसको देख के वो सर्वेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगते हैं, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। बट हम देखते मुयान कोई भी जवाब नहीं देता, फिर से जाके उसे मारता है। वो कहने लगा था, सर्वेंट हो सर्वेंट के औकात में रहो, याद रखना अगली बार तुमने ऐसे बात करने की हिम्मत की तो मुझे भी नहीं पता तुम जिंदा रहोगे या नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते मुयान आगे की तरफ मेन हॉल की तरफ जाने लगता है। ये सब कुछ देख के वहाँ पे प्रिंसिपल शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं, मास्टर मोबैंग आज तक मुयान ने किसी को ऐसे मारा नहीं, इवन की मुयान को तो सब बुली किया करते थे। ऐसा लग रहा है मुयान पूरी तरीके से बदल गया है। दूसरी तरफ हम मुयान को देखते जो कि मेन हॉल में चला गया था और वो अपने फादर के सामने जाता है, जहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं, मुयान हमने तुम्हारे लिए एक लड़की को देखा है, ये यहाँ पे मेंग्युआन फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये मिस्टर मेंग है और इनकी डॉटर मेंग्यू है और इनके साथ में तुम्हारी शादी होने वाली है। अब हम देखते दूसरी तरफ मुयान मेंग्यू की तरफ देख रहा था जहाँ पे उसने मास्क लगा रहा था। वो कहने लगता है, मतलब कि सोच रहा था आखिरकार ये यहाँ पे मास्क लगा कर क्यों आई, वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मुझे शादी करना है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते मुयान कहने लगता है, फादर मैं ये शादी नहीं करूंगा। मुयान की ऐसी बातें सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे और हम देखते उसके फैमिली के एल्डर फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम शादी क्यों नहीं करोगे। हम देखते वहाँ पे फेंग सोचने लगता है, ये शादी कैसे नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसकी शादी नहीं हुई तो हमारे फैमिली को उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इन दोनों की शादी की जा रही है क्योंकि यहाँ पे दोनों फैमिली को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब उस एल्डर को देख के वहाँ पे मुयान को याद आने लगता है क्या से इस एल्डर के ग्रैंडसन ने उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया था जब वो यहाँ पे छोटा था। और उसे याद आने लगता है कि इसी एल्डर ने अपने पोते को बोला था कि मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा, जाकर इसे मारो, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे मुयान को बहुत ही ज्यादा बुली किया था। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर फैंग कहने लगते, तुम अपने फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते, अगर इस मैरिज को कैंसिल किया तो हमारे फैमिली को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मिस मेंग्यू तुम्हारे साथ में शादी कर रही है, तुम जैसे ट्रेस के साथ में। अब उसकी बातें सुन के मुयान कहने लगता है, आपने यहाँ पे खुद कह दिया ना मैं ट्रेस हूँ और यहाँ पे मिस मेंग्यू
बहुत ही ज्यादा जीनियस, तो आप यहाँ पे मिस मिंग्यू की शादी अपने पोते के साथ में मतलब कि ग्रैंडसन के साथ में क्यों नहीं करते, दोनों की जोड़ी भी मिलेगी। उसकी बातें सुन के हम देखते उस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उसे वहाँ पे कुछ कहने ही वाला था बट वो कह नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे और वो जाके अपने सीट में बैठ जाता है। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे मुयान के फैमिली के सेकंड एल्डर उड़ते हुए कहने लगता है, मुयान तुमने हमारे फैमिली के लिए अब तक किया ही क्या है, आखिरकार तुम ऐसे ही कब तक बैठे बैठे बस यहाँ पे खाते रहोगे और कुछ भी काम नहीं करोगे, तुम बस हमारे फैमिली के पाव का यूज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे फैमिली के लिए। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है, मुझसे तो बहुत ही गई गुजरे आपके सन है, क्यों ना आप ये सब कुछ उन्हें ही बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो, वैसे भी उन लोगों ने क्या ही किया है हमारे फैमिली के लिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एल्डर फैंग फिर से बोल पड़े थे, वो कहने लगते तुम तो उनके साथ में अपने कंपैरिजन ना ही करो, तुम कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, वो लोग बाद में जाके हमारी मो फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते वो एल्डर भागते हुए आता है, मतलब कि वो सर्वेंट जिसको मुयान ने मारा था, वो कहने लगता है, लीडर मुझे यहाँ पे इंसाफ चाहिए, मुयान ने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया। अब उसकी बातें सुन के सेकंड एल्डर गुस्से में कहने लगते, मुयान आखिरकार तुमने इसको मारा क्या से 20-30 साल से ये हमारे फैमिली के साथ में इतना ज्यादा लॉयल है। उसकी बातें सुन के मुयान कहने लगता है, इसने मुझे इंसल्ट किया जिसकी वजह से मैंने इसे मारा। दूसरी तरफ उसकी बातें सुन के सेकंड एल्डर कहने लगते, तुम्हें यहाँ पे इसे मारने का कोई हक नहीं है, हमारे फैमिली रूल्स को भूल गए तुम। मुयान कहने लगता है, अगर यहाँ पे फैमिली के रूल्स के इतनी पड़ी हुई है तो आखिरकार जबरदस्ती किसी और के साथ में मेरी शादी क्यों कर रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं करनी ये शादी, क्या ये रूल्स के अंदर नहीं आता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते मुयान अपने फादर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, फादर मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ मैं ये शादी नहीं करूंगा। उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर फैंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, वो कहने लगते आखिरकार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देख के वो वहाँ पे मुयान को पीटने के लिए अपने हाथ को उठाने लगते हैं, जिसको देख के मुयान कहने लगता है, ओ तो तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो बट मुझे नहीं लगता तुम मुझे कुछ कर पाओगे। और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, प्रिंसिपल लुओ क्या आप आकर मुझे नहीं बचाओगे, वैसे भी मैं आपके एकेडमी का एक टीचर हूँ और आपके सब कोऑर्डिनेट को कोई ऐसे पीट रहा है। अब हम देखते वहाँ पे प्रिंसिपल लुओ कुछ नहीं कर पाते और उन्हें आगे जाना ही पड़ता है क्योंकि मास्टर मूबैंग वहीं पे थे। अब हम देखते मास्टर मूबैंग भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे, जहाँ पे प्रिंसिपल लुओ आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, मुझे माफ कर देना मैं आपके मो फैमिली के दरमियान ऐसे घुस रहा हूँ। इतना कहते हुए वो आगे आने लगते। तो गाइज मैं बता दूं अभी यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि आखिरकार मूबैंग है कौन, मतलब कि ये ओल्ड मैन मूबैंग है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। हम देखते वहाँ पे प्रिंसिपल लुओ मूबैंग को बैठने के लिए बोलते हैं बट वहाँ पे मूबैंग कहने लगते हैं तुम ही बैठो अभी के लिए। और हम देखते वो बस वहाँ पे खड़े हो रहे थे। दूसरी तरफ एल्डर फैंग को देखते जो वहाँ पे प्रिंसिपल लुओ के पास में आते हुए कहने लगता है, हमें पता नहीं था आप यहाँ पे आए हो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे प्रिंसिपल लुओ कहने लगते हैं, मैं तो बस यहाँ पे मुयान से मिलने के लिए आया था। हम देखते हैं एल्डर फैंग प्रिंसिपल लुओ को भी मुयान के खिलाफ भड़काने के लिए कहने लगते हैं, मास्टर लुओ आपने देखा ना मुयांग अपने फैमिली के रूल्स को ओबे भी नहीं कर रहा और हमारे ऑर्डर को भी। दूसरी तरफ वहाँ पे लुओ सोचने लगता है, मुझे लगता है यहाँ पे मुयान को मास्टर मोबैंग पसंद करने लगे हैं तो इसीलिए मुझे यहाँ पे मुयान को डिफेंड करना चाहिए। वो कहने लगता है, एल्डर फैंग वैसे भी शादी लाइफ में बस एक ही बार होता है और शादी नाम की ये चीज अपने मर्जी से ही करने देना चाहिए बच्चों को, आप क्या कहते हो पैट्रियार्च मू। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे मुयान के फादर की तरफ देखने लगे थे। अब वहाँ पे प्रिंसिपल लुओ की बातों से मुयान के फादर भी पूरी तरीके से सहमत थे बट हम देखते वहाँ पे सेकंड एल्डर बीच में बोल पड़ते। वो कहने लगते हैं, प्रिंसिपल लुओ ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मुयान बस हमारे फैमिली के लिए एक बर्डन है। 10 सालों से ना तो ये कल्टीवेट कर पा रहा है ना तो कुछ। अब जाके मिंगयुआन फैमिली और हमारे मू फैमिली के बीच में मैरिज एंगेजमेंट होने वाला है तो आखिरकार ये मना कैसे कर सकता है, इसको तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। इतना ही नहीं, इसने तो मेरे सर्वेंट को भी मारा, इसलिए मुयान को तो सबसे माफी मांगना चाहिए घुटनों में आकर। अब उसकी बातों से वहाँ पे मोबैंग को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से मास्टर मोबैंग कहने लगता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम इस फैमिली के एक एल्डर हो और इस सर्वेंट को तो 2-3 थप्पड़ और मारना चाहिए। इसने इस फैमिली के यंग मास्टर की बेइज्जती की और तुम इस फैमिली के एल्डर होके बोल रहे हो कि यहाँ पे सारा दोस्त मुयान का है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सेकंड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बंदा मतलब कि यहाँ पे मोबैंग उसकी बेइज्जती कर रहे थे। अब हम देखते वहाँ पे सेकंड एल्डर कहने लगता है, ओल्ड मैन आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम हमारे फैमिली के बीच में ऐसे दखल अंदाजी कैसे दे रहे हो। उसकी बातें सुन के मोबैंग कहने लगते,
तुमने ठीक कहा, मुझे ऐसे दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, बट मैं इस फैमिली का एक गेस्ट होकर आया हूँ। क्या तुम लोगों की फैमिली एक गेस्ट के साथ में ऐसा ट्रीट करता है? उसकी बातें सुन के सेकंड एल्डर कहने लगते, कौन गेस्ट? हमारा गेस्ट तो यहाँ पे प्रिंसिपल लुए हैं, तुम्हें तो हम जानते भी नहीं, तुम दफा हो सकते हो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे प्रिंसिपल लुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, वो उससे धमकाते हुए कहने लगते, अब एक शब्द नहीं, तुम्हें पता भी है तुम किन से बात कर रहे हो? ये यहाँ पे मो बैंग है। अब मो बैंग का नाम सुन के वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा डर गए थे। हम देखते वहाँ पे वो लोग माफी मांगने लगते, बट हम देखते वहाँ पे मो बैंग कोई भी जवाब नहीं देते। सेकंड एल्डर तो वहाँ पे मुयान से भी माफी मांगता है, बट हम देखते वहाँ पे मुयान इग्नोर करते हुए कहने लगा था, फादर अब मैं जा रहा हूँ, काम है मेरे को। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया था, जिसके पीछे मो बैंग भी चले गए थे। हम देखते वहाँ पे प्रिंसिपल लुओ भी उनके पीछे चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम मुयान के फादर को देखते, जो वहाँ पे मेंग्युआन फैमिली के पैट्रिया से माफी मांग रहे थे। वो कहने लगते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे यहाँ पे मास्टर मो बैंग आ जाएंगे, जो कि अल्केमिस्ट के 8 टायर वाले मास्टर हैं, और मुयान भी ऐसे मना कर देगा, तो मुझे माफ कर दीजिए। अब हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ मेंग्यू के फादर कहने लगता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वैसे भी मेंग्यू बचपन से एक डिजीज से जूझ रही है, जिसकी वजह से कोई भी उसके साथ में शादी नहीं करेगा, तो मुझे लगता है ये शादी यहीं पे। अब वो कुछ कहने वाले थे, बट हम देखते एकदम से वहाँ पे मुयांग के फादर कहने लगते हैं, आप चिंता मत करो, मैं आज शाम को मुयांग से बातें करूंगा और वो डेफिनेटली मान जाएगा। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मेंग्यू और उसके फादर वहाँ से जाने लगे थे, जहाँ पे मेंग्यू कहने लगती है, फादर मैंने मुयान के बारे में जैसा र्यूमर सुना था वैसे तो ये है नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कि ये बहुत ही ज्यादा ट्रैश है और इन्हें कुछ भी नहीं आता, बट इनके पर्सनैलिटी को देख के ऐसा लग रहा है कि इन बंदे के बारे में लोग ऐसे र्यूमर्स फैला रहे हैं जो कि झूठ है। अब इसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, मुयान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी जो बीमारी है वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें मास्टर मो बैंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे मुयान को बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे थे, जहाँ पे उनके हर सवाल का मुयान जवाब दे रहा था और वो बहुत ज्यादा तंग भी आ गया था। अब हम देखते शाम को मास्टर मो बैंग वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद में मुयान सोचने लगता है कैसे पास्ट के लाइफ में उसके पीछे बहुत ही ज्यादा लोग पड़ गए थे, इवन की उसका एक खास इंसान जिसको उसने अपना माना था उसने भी उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो सोचने लगता है जो कुछ भी हुआ हो मुझे उसका बदला जरूर लेना है। मैं मर गया, इसमें कोई भी रिग्रेट नहीं है मुझे, बट रिग्रेट तो इस बात का है कि मेरा अपना उन लोगों के साथ में क्या से मिल गया था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते मुयान वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी था और सैड भी था। तभी हम देखते उसके पास में उसके फादर आ गए थे और वो कहने लगते हैं, मुयान तुम सच में बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस मैरिज के लिए मना कर दोगे, सच में अब ऐसा लग रहा है कि जो बेटा मैंने खो दिया था वो मुझे वापस मिल गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे मुयान के पास में आ रहे थे और वो कहने लगते हैं, हर वक्त तुम दूसरों से बुली हुआ करते थे, बट आज तुम्हारी हिम्मत को देख के मैं भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया तुमसे बेटे। और हम देखते वो आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे मिंग्यू के साथ में शादी करने के लिए क्यों बोल रहा था, तुम्हें पता भी है ये बात? मुयान कहने लगता है, फादर ऐसा क्यों? हम देखते वहाँ पे उसके फादर कहने लगते, तुम्हें पता है हमारे इस पूरे एम्पायर को, मतलब कि हमारे बिंग्यू सिटी को 4 मेजर फैमिली पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे तो एक 5th रॉयल फैमिली भी है, बट कुछ टाइम से हमने नोटिस किया है कि उन लोगों का इरादा कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मेंग्युआन फैमिली के साथ में हमारी मू फैमिली रिलेशन बनाना चाहता है, ताकि हम दोनों फैमिली एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर जैसा बन सके और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मेंग्यू से शादी करो मेरे बेटे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम्हें मेंग्यू पसंद नहीं आई तो उसी वक्त तुम इस मैरिज को पूरी तरीके से कैंसिल कर सकते हो, बट एक बार तुम मेंग्यू के साथ में तो मिलो। अब अपने फादर की बातें सुन के मुयान कहने लगता है, फादर इसके लिए मैं तैयार हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है, उससे पहले आपको मेरे लिए ये सारे हर्ब और मेडिसिन लाने होंगे। इतना कहते हुए हम देखते मुयान वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एलेक्सर्स मेडिसिन उन सब का नाम ले रहा था, जिसको सुन के वहाँ पे उसके फादर सोचने लगते हैं, आखिरकार मुयान को हो क्या गया एक ही दिन में, ये तो पूरी तरीके से चेंज हो गया। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते उसके फादर उसकी तरफ देख रहे थे। अब अपने फादर को खुद की तरफ ऐसा देखते हुए देखकर मुयान सोचने लगता है, क्या यहाँ पे फादर ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, ऐसा मैंने कुछ बोल दिया क्या? हम देखते वो कहने लगता है, फादर क्या आप मुझे बता सकते हो आप ये सारे हर्ब्स मेरे लिए ला सकते हो या नहीं? क्या मैंने कुछ ऐसे हर्ब्स बोल दिए जो यहाँ पे मिलते नहीं? उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, वैसे भी हमारे मू फैमिली के पास
पास में बहुत ही ज्यादा इंग्रेडिएंट हैं, तो तुमने जो जो कहा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बट याद रखना, मैंने जो बात की है उसके बारे में सोचना। और यहाँ पे मेन्यू भी बहुत अच्छी है, जब तुम उसे देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे, उसके पीछे पीछे जाओगे दुम हिलाते हुए। अपने फादर की बातें सुन के मुयान कहने लगता है, फादर आप ऐसी बातें मत करिए, आप जा सकते हो। अब हम देखते वहाँ पे उसके फादर चले गए थे, जिसके बाद में हम मुयान को देखते जो कि वहाँ पे उसके फादर ने भेजे हुए सारे मेडिसिनल हर्ब का यूज करते हुए पिल्स को रिफाइन कर रहा था, और वो यहाँ पे सोल इनहेंसिंग पिल को बना रहा था। कुछ टाइम के बाद में हम देखते मुयान वहाँ पे उस पिल को रिफाइन कर लेता है, और जैसे वो वहाँ पे पहले पिल को ट्राई करता है, वो देखता है कि उसकी सोल एनर्जी तो बढ़ ही नहीं रहा, जिसको देख के वो कहने लगता है ये बॉडी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे और एब्जॉर्ब करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे और भी ज्यादा पिल को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पे बढ़ने लगा था। और वहाँ पे हम देखते हैं हेवनली स्क्रॉल जो कि उसके माइंड के अंदर था, उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगता है, उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। और हम देखते हैं मुयान उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। तभी वहाँ पे उसे पास्ट का विजन आता है, जहाँ पे उसके डेथ के बाद में उस स्क्रॉल को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा गॉड लेवल के लोग आए थे। बट हम देखते हैं कि उस स्क्रॉल ने उन सबको खत्म कर दिया था, और इतना ही नहीं, उसने डायरेक्टली जाके मुयान के सोल को पूरी तरीके से प्रिजर्व कर लिया था। मुयान सोचने लगता है ऐसा लग रहा है हेवनली स्क्रॉल और इस मुयान के बीच में कोई ना कोई संबंध है, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली इसके बॉडी के अंदर आ गया। तभी उसे याद आने लगता है कि उसे बदला लेना होगा, और वो कहने लगता है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। इतना कहते हुए हम देखते वो फिर से उस हेवनली स्क्रॉल के एनर्जी को अनलीश करके उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन तो हो रहा था, बट वो जैसे तैसे करके उन सारे पेन को सह लेता है। और हम देखते हैं उस टाइम के बाद में उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो गया था। वो सोचने लगता है अब तो मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, एक बार वो बेवकूफ सर्वेंट मुझे मिल गया, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में शिकायत करेगा जाके, उसे तो मैं जान से ही मार दूंगा। अब मुयान ये सब कुछ बातें कर ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। तो इसका नाम यहाँ पे चेन है, और ये यहाँ पे सेकंड एल्डर का सन है। हम देखते वहाँ पे चेन अंदर आते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो गुस्से में कहने लगता है मुयान तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने आज मेरे फादर को इतना ज्यादा जलील किया, उन्हें इंसल्ट किया, और तुम्हारी वजह से मेरे फादर को मास्टर मू बैंक के आगे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। इतना ही नहीं, तुमने उनके सर्वेंट को भी मारा, आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मुयान के कलर को पकड़ रहा था, और वो कहने लगता है जल्दी से जाके मेरे फादर से माफी मांगो, वरना याद है ना मैं तुम्हारे साथ में क्या किया करता था, वैसा ही होगा। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे मुयान को याद आने लगता है कैसे वो जब बचपन में छोटा सा था, तब यहाँ पे ये बंदा मतलब कि सेकंड एल्डर का सन कैसे मुयान को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था, उसे कितना मारता था, ये सब कुछ वहाँ पे मुयान को पता चल जाता है। और वो कहने लगता है तुमने बहुत ही ज्यादा सफर किया है, मैं समझ सकता हूँ, बट तुम चिंता मत करो, अब ये तुम्हारी बॉडी मुझे बिलोंग करती है ना, तो सब कुछ मैं देखूंगा, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे मुयान कहने लगता है किसी से मैं माफी नहीं मांगने वाला, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जाके अपना काम करो, बाद में मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ में बहुत ही ज्यादा रूड हो गया। अब मुयान के ऐसे हिम्मत और ऐसे धमकियों को देख के चिन गुस्से में कहने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा उछल रहे हो, भले ही यहाँ पे मास्टर मो बैंक के साथ में तुम्हारा थोड़ा बहुत क्या रिलेशन है, तुम यहाँ पे सड़ पे ही चढ़ने लगे, तुम्हें याद दिला दूं मास्टर मो बैंक भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे मुझसे। अब उसकी बातें सुन के मुयान कहने लगता है कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर और यहाँ से निकल। अब हम देखते उसकी बातें सुन के चिन को गुस्सा आ गया था, और वो वहाँ पे मुयान के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, बट हम देखते मुयान वहाँ पे अपने पन से उसके अटैक को रोक देता है। अब उन दोनों की पंच के पाव की वजह से हम देखते वहाँ पे एनर्जी निकलने लगता है, बट यहाँ पे चेन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे गिर गया था, और उसके हाथों से खून आ रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो कहने लगता है मुयान आखिरकार तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, मेरे हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे चिल्ला रहा था, बट यहाँ पे मुयान को तो फर्क नहीं पड़ता, वो उसके पास में जाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा। अब हम देखते वहाँ पे चेन कहने लगता है मुयान ज्यादा बोलने की हिम्मत मत करो, बट हम देखते मुयान गुस्से में उसे और भी ज्यादा मारने लगता है, और वो कहने लगा था और ज्यादा मार खाने की सोच है तुम्हारी, ठीक है और मारता हूँ। इतना कहते हुए वो उसे और मार रहा था, जिसके बाद में हम देखते मुयान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है अब मैं तुम्हारे इस हाथ को पूरी तरीके से ब्रेक कर दूंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे चेन कहने लगता है मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना, तो फिर ये क्यों कर रहे हो। हम देखते मुयान कहने लगता है भाई तुम्हें याद है पहले तुम मुझे कितना बुली किया करते थे और कहते थे कि कुत्ते की तरह भौंको, अगर तुम भौंकोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो फिर ठीक है तुम भी कुत्ते की तरह भौंको, अगर तुम भौंकते हो तो चेन मैं तुम्हें जाने दूंगा।
दूंगा, अगर नहीं भोगते तो मैं तुम्हारे हाथ के मेरिडियन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दूंगा, जिसके बाद में मुझे नहीं लगता तुम कभी भी अपने इस आर्म का यूज कर पाओगे। मुयान की ऐसी धमकी को सुन के दूसरी तरफ चेन बहुत ही ज्यादा डर गया था और हम देखते वो वहाँ पे कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। उसी दरमियान उसके फादर सेकंड एल्डर वहाँ पे आ गए थे, जिसको देख के चेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और हम देखते वो अपने फादर के पास में जाते हुए कहने लगता है, फादर इसने मुझे बहुत ज्यादा पीटा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सेकंड एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते मुयान तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने यहाँ पे अपने ब्रदर के ऊपर हाथ उठाया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है, आइए आइए, हम तो बस यहाँ पे पुराने यादों को ताजा कर रहे थे, हम तो बस खेल रहे थे। उसकी बातें सुन के सेकंड एल्डर कहने लगते ये क्या सा खेल है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मुयान कहने लगते हैं, सेकंड एल्डर ये वैसा ही खेल है जब यहाँ पे मैं बचपन में खेला करता था चिन के साथ में, और चिन भी मुझे ऐसा ही मारा करता था। उसकी बातें सुन के सेकंड एल्डर कहने लगते वो बचपन की बात है, अब तो तुम लोग बड़े हो चुके हो, ऐसा नहीं करते। हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है ऐसी बात, और वो तब की बात क्या, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, तब यहाँ पे ये मुझे कितना मारा करता था। और जब मैं यहाँ पे 14-15 साल का था, तब यहाँ पे चेन मुझे लटका कर अपने आर्चरी को प्रैक्टिस किया करता था, अपने शॉट को भी प्रैक्टिस करता था। वो सब बातें भूल गए, मुझे जहाँ तक याद है ये सब कुछ आप ही करवाते थे इससे। अब उसकी बातें सुन के सेकंड एल्डर को गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है वो पुरानी बात है और तुम पुरानी बातों को अभी ऐसे बोल रहे हो। हम देखते मुयान कहने लगता है कोई पुरानी बातें नहीं और मुझे सब कुछ याद है। अब वहाँ पे सेकंड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अटैक के लिए रेडी हो गया था, जिसको देख के मुयान भी तैयार हो जाता है। बट हम देखते तभी वहाँ पे मुयान के फादर आ गए थे, जो वहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, सेकंड एल्डर तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। वैसे भी चिन और मुयान हमारी फैमिली के बच्चे हैं और बच्चों में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, और आप इतने ज्यादा बड़े होकर ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। और तुम भूल गई कि मुयान किसका बेटा है। हम देखते सेकंड एल्डर अपना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते, बट हम देखते वहाँ पे मुयान के फादर उसे चुप करा देते। और हम देखते दूसरी तरफ उसी सर्वेंट की तरफ देखते हुए मुयान के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते तुमने ये सब कुछ स्टार्ट किया है ना, तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से पूरी तरीके से हटा रहा हूँ। अब हम देखते वो सर्वेंट बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था, बट यहाँ पे मुयान के फादर को फर्क नहीं पड़ता। हम देखते मुयान के फादर कहने लगते मुयान तुम मेरे साथ में आओ, मेंग्युआन फैमिली के पैट्रियार्च और उनकी डॉटर आई हैं, उनके बारे में सुन के वहाँ पे मुयान कहने लगता है फादर क्या मेरा जाना जरूरी है। उसकी बातें सुन के मुयान के फादर कहने लगते हैं चुपचाप चलो, ज्यादा बकवास नहीं करना यहाँ पे, वरना पता है ना मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हम देखते वहाँ पे मुयान छोटे से बच्चे की तरह डर गया था। वो कहने लगता है ठीक है फादर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब हम देखते वो लोग मेन हॉल की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे मुयान के फादर कहने लगते हैं तुम अब यहाँ पे फिजिकल रिलम के 4th लेयर तक पहुँच गए हो, तुमने ये बात मुझे कही नहीं, और वैसे भी अब तो तुम्हारी एनर्जी ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम कल्टीवेट भी कर पाते हो, आखिरकार तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया। अब उनकी बातें सुन के मुयान सोचने लगता है सच में फादर को कैसे पता चला, इन्होंने तो पल भर में पता कर लिया कि मैं किस रिलम पे हूँ। अब हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है फादर मैं बस आपको बताने ही वाला था। उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते याद रखना अपने फादर से ज्यादा चीजें छुपाने की हिम्मत मत करना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें पता है ना मिंग्यू की शादी तुमसे क्यों हो रही है, तो ये बात तुम जान लो कि मिंग्यू को एक सीरियस डिजीज है, जिसकी वजह से वो 20 साल तक ही जी पाएगी, जिसकी वजह से उसके फादर उसका इलाज मास्टर मो बैंग से करवाना चाहते। अब अपने फादर की बातें सुन के मुयान कहने लगता है तो इसलिए उसकी शादी मुझसे हो रही है। अब वो लोग ऐसे ही बातें करके आगे बढ़ रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे एक सोल्जर भागते हुए आता है। वो कहने लगता है मास्टर प्रिंसिपल लुओ और यहाँ पे मास्टर मो बैंग आए हुए हैं, और वो दोनों यंग मास्टर मुयान से मिलना चाहते हैं। अब इसके बारे में सुन के वहाँ पे मुयान कहने लगता है फादर सच में इस बुड्ढे ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, हमेशा आके तंग करता है। हम देखते उसके फादर कहने लगते हैं तुम्हें उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते वो लोग डायरेक्टली मेन हॉल पे आ जाते हैं, जहाँ पे मुयांग के फादर मास्टर मो बैंग की तरफ देखते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगता है सच में मैंने सोचा नहीं था मास्टर बैंग यहाँ पे आएंगे। हम देखते वहाँ पे मो बैंग कहने लगता है मैं तो बस यहाँ पे मुयान से मिलने के लिए आया था, बट मैंने सोचा नहीं था कि आज यहाँ पे फैमिली मीटिंग है। अब वो कुछ बोल पाते उससे पहले हम देखते वहाँ पे मिंग्यू के फादर कहने लगते हैं मास्टर मो बैंग मेरी डॉटर को एक डिजीज है और मैंने बहुत ज्यादा अल्केमिस्ट को दिखाया, उन लोगों ने कहा कि मेरी डॉटर 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी, तो क्या आप एक बार प्लीज उसे चेक कर सकते हो। उनकी बातें सुन के वहाँ पे
मास्टर वैंग कहने लगते हैं ठीक है, वैसे भी ये तो यहाँ पे ब्रदर मुयान की फियोंसे है ना, तो मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिंगयू के फादर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहने लगते हैं मिंगयू जल्दी से जाओ। अब हम देखते वहाँ पे जैसे ही मास्टर वैंग उसके पल्स को चेक करने लगते हैं, जिसको देख के मुयान सोचने लगता है ऐसा लग रहा है ये बुढ़ा भी यहाँ पे फिजिकल रिलम के 10th लेयर से भी ज्यादा है। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे मिंगयू के फादर कहने लगते हैं मास्टर कुछ पता चला। हम देखते वहाँ पे वैंग कहने लगे थे मिंगयू के स्टोमक के अंदर कोल्ड पॉइजन है और इसे पूरी तरीके से खत्म मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। हम देखते वहाँ पे मिंगयू के फादर बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। उन्हें पता चल गया था कि उनकी डॉटर 20 साल से ज्यादा नहीं जिएगी। बट हम देखते वहाँ पे मास्टर वैंग कहने लगते हैं मैं नहीं कर सकता तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रदर मुयान जरूर करेंगे। वैसे भी ब्रदर मुयान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उनकी नॉलेज बहुत ही ज्यादा। अब उनकी ऐसी बातें सुन के मुयान सोचने लगता है ये बुड्ढा हर कसर नहीं छोड़ता मुझे फंसाने के लिए। हम देखते वहाँ पे वो बंदा ऐसी तारीफें किए जा रहा था। मास्टर वैंग कहने लगते हैं मुयांग तो एक जीनियस है। अब इन सब बारे में सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर फैंग सोचने लगते क्या मुयान वो भी एक जीनियस, क्या सा मजाक कर रहे हैं ये। और हम देखते वहाँ पे एल्डर फैंग बोल पड़ता है आखिरकार मुयान जैसा ट्रैश कैसे यहाँ पे मिंगयू को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। अब उसकी बातें सुन के मुयान के फादर को गुस्सा आता है। अब यहाँ पे मुयान को भी पता चल गया था कि अब बात उसकी इज्जत पे आई है, जिसकी वजह से हम देखते वो कहने लगता है मैं चेक कर सकता हूँ, और वो कहने लगता है मैं ट्राई जरूर करूंगा। और हम देखते वो वहाँ पे मिंगयू को चेक करने लगता है, जहाँ पे हेवनली स्कूल का यूज करते हुए उसे पता चल गया था कि मिंगयू के अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, इवन की उसके पास तो यहाँ पे एंशियन आइस फ्योनिक्स का सोल है, जिसकी एनर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है घबराने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपके अंदर एंशियन फ्योनिक्स आइस सोल है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी हम देखते वहाँ पे मिंगयू के फादर कहने लगते हैं यंग मास्टर मुयान क्या यहाँ पे इसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। मुयान कहने लगता है हाँ इसे किया जा सकता है। उसकी बातें सुन के मिंगयू के फादर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है सच में अपने यिंग एंड यांग की एनर्जी का यूज करते हुए मिंगयू ने इस सोल को पूरी तरीके से कंट्रोल किया। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, इवन की पावरफुल लोग भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। बट आप लोग चिंता मत करो, मैं मिंगयू के इस प्रॉब्लम को 1 महीने से भी जल्दी ठीक कर दूंगा। और इतना ही नहीं, उसके बाद में मिंगयुआन फैमिली को मिंगयू जैसी एक जीनियस मिलेगी जिसके पास में एंशियन फ्योनिक्स आइस सोल मार्शल स्पिरिट है, जो कि हजारों करोड़ों साल में बस एक ही के पास में होता है। ये बहुत ही ज्यादा रियर मार्शल स्पिरिट है। अब मुयान की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिंगयू के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो गाइस थोड़ी सी गलती होगी, ये यहाँ पे मिंगयू का फादर नहीं उसका ग्रैंडफादर है। अब हम देखते वहाँ पे मुयान सारे हब्स का नाम लेता है। वो कहने लगता है इन सबको लेकर आना आप, अगर आपको इनमें से कोई भी ना मिले तो मेरे को बताना, मैं इनके अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा। अब हम देखते वहाँ पे मिंगयू के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहने लगते आप चिंता मत करो, मैं कल नहीं अभी लेकर आता हूँ कुछ टाइम के बाद में। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वो कहने लगते मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना भी कॉस्ट क्यों ना हो, मैं सब लेकर आऊंगा। और हम देखते उनके खुशी को देख के वहाँ पे मुयान कहने लगता है इतना ही नहीं, आपकी डॉटर पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हो जाएगी, क्योंकि ये मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा रियर माना जाता है। अब मुयान की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मिंगयू के ग्रैंडफादर खुश होते हुए भागते हुए वहाँ से चले गए थे मेडिसिनल हर्ब ढूंढने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मास्टर वैंग कहने लगे थे ब्रदर मुयान क्या तुम सच में इन हर्ब्स का यूज करते हुए मिंगयू के कोल्ड डिजीज को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। अब वहाँ पे उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है आपको क्या लगता है क्या ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। हम देखते वहाँ पे मुयान की बातें सुन के मो वैंग कहने लगे थे ऐसी बात नहीं है, बट जिन हब्स का आपने नाम लिया वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्या उन हब्स से ये सब कुछ हो पाएगा। उनकी बातें सुन के मुयान कहने लगता है आपको कल सब कुछ पता चल जाएगा। अब हम देखते यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दूसरे दिन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे सेकंड एल्डर और फर्स्ट एल्डर होते वो दोनों बात करने लगते। मुयान कल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज देखना इसकी कैसी बेइज्जती होगी। हम देखते वही पे दूसरी तरफ मुयान ने सब कुछ रेडी कर लिया था और वो दरवाजा बंद करने लगता है, जहाँ पे मास्टर मो वैंग कहने लगते हैं मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार आप यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करोगे। बट हम देखते वहाँ पे उसके ऐसी हरकतें देख के मुयान कहने लगता है आप अंदर नहीं आ सकते। और हम देखते वो अंदर चला गया था, जहाँ पे हम देखते एक बाथटब होता है जिसके अंदर मेडिसिनल हब को डाला गया था, और वहीं पे मिंगयू भी होती है। वो सोचने लगती है मैंने सोचा नहीं था ये ऐसे यहाँ पे मुझे नहलाने के लिए लाएगा, क्या यहाँ पे मुयान की इंटेंशन गलत है, ये सब कुछ वो सोच ही रही थी। तभी वहाँ पे मुयान कहने लगता है जल्दी से अंदर जाओ। अब हम देखते वहाँ पे मिंगयू कहने लगती है मैं नहीं जाऊंगी, आखिरकार तुम यहाँ पे
करना क्या चाहते हो? अब हम देखते हैं वहाँ पे मुयान कहने लगता है, अरे उल्टा मत सोचो यार, तुम जाओ अंदर। अगर मैं बाहर गया, अगर मैंने देखा नहीं, अगर कुछ गलत हो गया तो बाद में मुझे मत बोलना। अब हम देखते हैं वहाँ पे मेंग्यू कुछ भी नहीं बोल पाती और वो बाथटब के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं वो आराम से लेट रही थी और उसने अपने मार्क्स को भी खोला था, जिसको देख के मुयान कहने लगता है, तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, आखिरकार अपने चेहरे को क्यों ढकती रहती हो? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा फेस कुछ अगली होगा और तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया होगा, जैसे कि मैं सोच रहा था तुम्हारे दांत नहीं होंगे, तुम यहाँ पे बिना दांतों की होगी। अब हम देखते वो ऐसे ही मजाक उड़ा रहा था, बट दूसरी तरफ वहाँ पे मेंग्यू बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली मुयान उसकी तारीफें कर रहा था। हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इसमें मुझे और भी ज्यादा हब्स को डालना पड़ेगा, जिसके बाद में असर होना स्टार्ट होगा। इतना कहते हुए हम देखते मुयान और भी ज्यादा हब को डालते हुए मेंग्यू की तरफ देख रहा था, और हम देखते वहाँ पे वो कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम्हारा आइस सोल मतलब कि आइस फ्यूनिक्स सोल तुम्हारे ऊपर फुल मून के नाइट में बहुत ही ज्यादा हावी होता है, बट याद रखना अब से तुम अपने यिंग और यांग की एनर्जी का यूज ना करना, मतलब कि अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसे सप्रेस करने की कोशिश मत करना। और याद रखना सबसे पहले तो तुम्हें अपने आइस फ्यूनिक्स सोल के साथ में पूरी तरीके से मर्ज होना है, उसके बाद में तुम इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगी। अब हम देखते मुयान की बातें सुन के वहाँ पे मिंग्यू बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी, वो सोचने लगती मैंने इसके बारे में इवन की ग्रैंडफादर को भी नहीं बताया, आखिरकार मुयान को इन सब के बारे में कैसे पता चला? ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शौक हो रही थी और वो सोचने लगती है, सच में मुयान बहुत ज्यादा जीनियस है। आखिरकार मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा लोग इसे ट्राइस क्यों बोलते हैं। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ मुयान कहने लगता है, सबसे पहले तुम अपने मेरिडियन में अच्छी तरीके से ध्यान दो और जाकर फ्यूनिक्स आइस सोल को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, मतलब कि उसके साथ में पूरी तरीके से मर्ज हो जाओ अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाकर। हम देखते वहाँ पे मिंग्यू के बॉडी के अंदर से उसकी आइस फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट का ऑरा बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वो जम रही थी, जिसको देख के मुयान उसे हेल्प करने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेता है। और हम देखते डायरेक्टली यहाँ पे मिंग्यू अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गई थी, जहाँ पे एंशिएंट फ्यूनिक्स आइस मार्शल स्पिरिट उसे पूरी तरीके से जमा देती है। हम देखते हैं वहाँ पे मिंग्यू कुछ नहीं कर पा रही होती, जिसको देख के मुयान कहने लगता है, तुम इतनी जल्दी से हार नहीं सकती, तुम्हें कोशिश करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे मिंग्यू के और भी ज्यादा क्लोज चला गया था ताकि वो उसकी हेल्प कर पाए। अब हम देखते वहाँ पे मिंग्यू भी जैसे तैसे करके अपने एंशिएंट फ्यूनिक्स आइस मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से अपने साथ में मर्ज कर रहती है, और हम देखते उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हार्ड आइस ओरा बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। हम देखते वहाँ पे मिंग्यू कहने लगती है, आखिरकार तुम मुझसे चिपके हुए क्यों हो, दूर हटो। हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है, मैंने तुम्हारी अभी अभी जान बचाई और तुम ऐसे मुझे धमका रहे हो। हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है, मैं क्या करूँ, तुम्हारे आइस ओरा मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। अगर मेरी कल्टीवेशन हाई होता तो मैं आराम से दूर हो सकता था, बट इस कल्टीवेशन के हिसाब से मैं दूर कैसे हूँ। अब हम देखते वहाँ पे मिंग्यू कहने लगते, ठीक है मैं देखती हूँ। और हम देखते कुछ टाइम के बाद में वो लोग अलग हो गए थे और हम देखते वो लोग बाहर आ गए थे। अब यहाँ पे मिंग्यू को मार्क्स लगाया हुआ अभी भी देख के उसके ग्रैंडपा कहने लगते, कोई बात नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा, मुझे पता है कि यहाँ पे मुयान फेल हो गया, कोई बात नहीं, वैसे भी मास्टर वैंग भी इसे ठीक नहीं कर पाए थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मिंग्यू कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले वहाँ पे एल्डर फैंग बोल पड़ता है। वो कहने लगता है, मैंने तो पहले ही कहा था ये खर्च रहा है और ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कैसे यहाँ पे मिस मिंग्यू की इंजरी को ठीक कर पाएगा। और हम देखते वो वहाँ पे मुयान की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ सेकंड एल्डर भी मास्टर मोवैंग की तरफ जाते हुए कहने लगते हैं, मैंने कहा था ना ये बहुत ही ज्यादा कचरा है, और मास्टर मोवैंग ऐसा लग रहा है आपने इस बार गलत बंदे को चूज किया। वैसे भी मुयान तो बचपन से ही एक ट्रैश है, आखिरकार इससे भी आपने क्या ही उम्मीद किया होगा। और हम देखते वो वहाँ पे उसकी बेइज्जती कर रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे मिंग्यू कहने लगते, ग्रैंडपा ऐसी बात नहीं है। इतना कहते हुए उसने अपना मार्क्स को हटा दिया था, जिसको देख के उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। इसका मतलब कि यहाँ पे मिंग्यू का डिजीज पूरी तरीके से क्योर हो चुका है, जो उसका प्रॉब्लम था, जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे। उसके ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, वो वहाँ पे मुयान को थैंक यू कहने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते मुयान के फादर भी शॉक हो गए थे, वो कहने लगते आखिरकार यहाँ पे मास्टर वैंग जो काम नहीं कर पाए आखिरकार मुयान ने किया कैसे, ये तो मुझे बहुत ज्यादा शौक कर रहा है। हम देखते वहाँ पे मिंग्यू के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं, सच में मास्टर मू आपका सन तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड है। सच में बायून सिटी में जो भी रूमर्स थे मुयान के रिलेटेड वो सारे फेक हैं, वो सब लोग ही बेवकूफ है जो यहाँ पे ऐसे रियल जेम को पहचान नहीं पाए। उनकी बातें सुन के मुयान के फादर खुश हो
हो गए थे और वो कहने लगते क्यों ना हम दोनों जाके दूसरी जगह बातें करें। अब वो लोग जाने वाले थे तभी हम देखते वहाँ पे मुयांग उन दोनों एल्डर की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है। वो कहने लगता है तुम लोग क्या कह रहे थे, और वो कहने लगता है कुत्तों की तरह भौंकने से पहले 1000 बार सोचा करो। अब हम देखते उन दोनों एल्डर को गुस्सा आ गया था। मुयान वहां से एकेडमी की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर कहने लगता है इसे खत्म करना होगा, हम इसे वायुआंग सिटी के अंदर तो नहीं खत्म कर सकते, इसे बाहर से ही खत्म करना होगा। अगर वो ऐसे जीनियस होता रहा तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे मुयांग का काम तमाम करने के बारे में सोच रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम मुयान को देखते जो कि एकेडमी की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर लिन के ऊपर जाता है जो कि उसका ही स्टूडेंट होता है, जहाँ पे दूसरे क्लास के लोग उसे बहुत ज्यादा बुली कर रहे थे। अब यहाँ पे मुयांग को याद आता है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बट तब यहाँ पे मुयान उसे छोड़ के भाग गया था क्योंकि मुयान उस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर था। हम देखते वो लोग उस बंदे को बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड कर रहे थे, मतलब कि उसे बुली कर रहे थे। तभी वहाँ पे मुयान आते हुए कहने लगता है बंद करो ये सब कुछ। बट हम देखते वो लोग वहाँ पे मुयान का ही बेइज्जती करने लगे थे, इवन की वो तो यहाँ पे टीचर है फिर भी। अब हम देखते मुयान को गुस्सा आ गया था। गुस्से में वो उस स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। वो कहने लगता है बदतमीज, अपने टीचर से कैसे बातें करते तुम्हें पता नहीं। अब हम देखते उस बंदे को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और हमें इसका नाम दाऊ पता चलता है। अब हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है दाऊ तुम ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल बातें फिर से करोगे बोलो। अब हम देखते बहुत ज्यादा पेन हो रहा था उसे, जिसकी वजह से वो कहने लगता है टीचर मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलतियां मेरी है, मुझे माफ कर दो लिन। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो माफी मांग रहा था। हम देखते मुयान आगे आते हुए कहने लगता है माफ कर देना लिन, पिछली बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था, चलो अब क्लास में। और हम देखते वो लोग जाने लगे थे। दूसरी तरफ वे सब कुछ देख के दाऊ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पे दूसरे लोग कहने लगते हैं क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे, वैसे भी यहाँ पे मुयान तो मुंह फैमिली से बिलोंग करता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम देखते वहाँ पे दाऊ कहने लगता है मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिससे यहाँ पे मुयान की फट जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा डरता है उसके आगे, मैं इसे डरता हुआ देखना चाहता हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुयान होता है। वो देखता है कि सारे स्टूडेंट सो रहे थे, जिसको देख के उसे गुस्सा आ जाता है। और हम देखते वो वहाँ पे एक हब को बाहर निकालता है जिसके असर की वजह से सारे स्टूडेंट की आंखों में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। और वो लोग गुस्से में कहने लगते हैं मास्टर आखिरकार आप ये क्या कर रहे हो। यान को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो गाइस ये हरे कपड़े वाला का नाम यहाँ पे यान है। वो कहने लगता है मास्टर आपकी इतनी हिम्मत, आप ऐसा करो। और हम देखते वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, बट वहाँ पे मुयान बस अपने पेन की हेल्प से ही उसे बहुत ही ज्यादा मारता है, जिसको देख के यान वहाँ पे बहुत ही ज्यादा दर्द में कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो आप। मुयान कहने लगता है चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दो, ज्यादा यहाँ पे अपने टीचर के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करोगे ना, अगली बार इससे भी बहुत ज्यादा हार्ड पीटूंगा मैं। अब मुयान ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हम देखते वहाँ पे दूसरे सेक्शन का एक टीचर आ गया था। अब वहाँ पे जिंग डोंग को देखती है एकदम से यान उसके पीछे छुप जाता है। वो कहने लगता है मास्टर जिंग डोंग देखिए मास्टर मुयांग मुझे मार रहे हैं, आपको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। अब हम देखते वहाँ पे उसे देखकर दूसरी तरफ मुयान अपना मुंह बना रहा था। हम देखते हैं जिंग डोंग कहने लगता है मुयान आखिरकार तुम अपने डिसाइपल को ऐसे कैसे पीट सकते हो, ये तो रूल के खिलाफ है। अब हम देखते तभी वहाँ पे दाऊ भी आ गया था, मतलब कि यहाँ पे दाऊ ने ये सब कुछ किया है। वो कहने लगता है मास्टर जिंग डोंग मैं भी बस यहाँ पे लिन के साथ में खेल रहा था, बट यहाँ पे मास्टर मुयांग ने मुझे बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से पीटा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जिंग डोंग कहने लगते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही भी दूसरी तरफ दूसरे स्टूडेंट बातें करने लगते हैं मास्टर जिंग डोंग पहले से ही मास्टर मुयांग को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुयांग जैसा ट्रॉयस इंसान को एक टीचर नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं मुयांग कहने लगता है आपको मेरे मामलों के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल होते तो मैं उनकी बात को सुन लेता, बट आपको कोई हक नहीं की बीच में आके आप मुझे यहाँ पे क्या करना है बताओ। अब वहाँ पे मुयांग की बातें सुन के सब स्टूडेंट हंसने लगे थे। अब हम देखते वहाँ पे जिंग डोंग को ऐसा लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, और हम देखते वो गुस्से में कहने लगता है ऐसा लग रहा है मुयांग तुम्हें मरने का शौक है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए मुयांग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे मुयांग बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकता है। बट हम देखते ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और थोड़ा सा पीछे हो गया था, जिसको देख के वहाँ पे जिंग डोंग कहने लगते हैं सच में मैंने कभी सोचा नहीं था तुम जैसा ट्रैश भी फिजिकल रिलम के 4th लेयर तक पहुंच जाएगा। अब इस बात को सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं सच में मास्टर मुयांग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते जिंग डोंग कहने लगता है मैंने बस यहाँ पे अपने 30 या 40% एनर्जी का यूज किया है, इसीलिए तुम बच गए। हम देखते मुयांग भी उसके टांग खींचते हुए कहने लगता है मैंने भी बस यहाँ पे 2-3%। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जिंग डोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक
टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे डिसाइपल बातें करने लगता है। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देखते वो वहाँ पे उस एनर्जी का यूज करते हुए मुयांग के ऊपर अटैक कर देता है, बट मुयांग अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को बीच में से काट देता है। और गाइस, इस अटैक की वजह से मास्टर जिंगडोंग भी पीछे गिर गए थे और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर भी हम देखते वो कहने लगा था, आखिरकार तुम जैसा ट्रेस इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ। हम देखते मुयान को फर्क नहीं पड़ता, फिर से वो उसे मार के बेहोश कर देता है। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे एक सीनियर मास्टर आ गया था इसी एकेडमी का, जिसका नाम यहाँ पे दोंग फैंग था। हम देखते वो कहने लगता है, आप रुक भी जाओ मुयान, हम ऐसे टीचर हैं, एक दूसरे के साथ में लड़ना नहीं चाहिए। हम देखते मुयान कहने लगता है, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह मैं होता तो क्या आप आकर रोकते, क्या ये मुझे नहीं मारता, रुक जाता, ऐसा नहीं होता ना, तो तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते मुयान फिर से वहाँ पे जिंगडोंग को लात मार के फेंकता है, जिसको देख के वहाँ पे मास्टर दोंग फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है तुम्हें मरने का शौक है। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज कर ही रहा था, तो अभी हम देखते एकेडमी के प्रिंसिपल आ गए थे जो उन्हें रोक देते। अब वहाँ पे प्रिंसिपल के आते हम देखते वहाँ पे दाओ और जिंगडोंग वहाँ पे मुयांग की शिकायतें करने लगते हैं, बट हम देखते तभी वहाँ पे लिन आते हुए कहने लगता है, दाओ ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था और मास्टर मुयांग ने तो बस मुझे बचाया था। और बाद में यहाँ पे मास्टर जिंगडोंग आके मास्टर मुयांग को बुली करने लगे खुद के प्रोटेक्शन में। ये सब कुछ मास्टर मुयांग ने किया है। तभी हम देखते वहाँ पे सियान यून भी ऐसा ही कहती है। सियान यून की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दाओ सोचने लगता है, इसके फादर मतलब कि इसके ग्रैंडफादर तो हमारे सिटी के 4th ग्रेड के एल्केमिस्ट है। ऐसा लग रहा है इसके बातों में प्रिंसिपल भरोसा कर लेंगे। हम देखते तभी वहाँ पे प्रिंसिपल कहने लगता है, यान और यहाँ पे दाओ जुन तुम दोनों को उस टाइम के लिए एकेडमी से सस्पेंड किया जाता है। इतना ही नहीं, हम देखते वहाँ पे वो जिंगडोंग को भी सीनियर पोजीशन से जूनियर पोजीशन पे कर देते हैं, जिसको देख के वहाँ पे जिंगडोंग सोचने लगता है, सच में मुयान की वजह से आज मेरा ओहदा बढ़ने की जगह घट गया। और हम देखते वो वहाँ पे दोंगफैंग के साइड में चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ मुयान का क्लास का टाइम खत्म हो जाता है, वो घर वापस जाने वाला था, बट हम देखते प्रिंसिपल उसे रोक देते। वो कहने लगते हैं, मुझे यहाँ पे एक जरूरी अनाउंसमेंट करना है जिसकी वजह से तुम लोग शांत हो जाओ। और हम देखते वो कहने लगते हैं, आज से तुम्हारे सेक्शन में एक न्यू टीचर आएंगी। उनकी बातें सुन के स्टूडेंट कहने लगते हैं, हमें किसी भी टीचर की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। बट हम देखते प्रिंसिपल गुस्से में उन्हें डांटते हैं, जिसकी वजह से वो लोग चुप हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे न्यू टीचर आती है जो कि और कोई नहीं मिंगयू होती है। अब मिंगयू को देख के पूरा क्लास शॉक हो गया था। वो लोग खुश होते हुए कहने लगते हैं, इतनी खूबसूरत टीचर, हम तो अब कभी नहीं सोएंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे। और हम देखते उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ टीचर दोंगफैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और हमें पता चलता है पहले यहाँ पे दोंगफैंग ने मिंगयू को मनाने की कोशिश की थी कि वो उसके साथ में पढ़ाए, बट उसने मना कर दिया था। बट वो अब यहाँ पे मुयान के साथ में पढ़ाने के लिए आ गई। ये सब कुछ देख के वहाँ पे उन दोनों को गुस्सा आ रहा था। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ मिंगयू कहने लगते, तुम सबको पता है मुझे एक डिजीज था, बट तुम्हारे टीचर मुयांग की वजह से मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं आज यहाँ पे तुम लोगों के सामने हूँ। अब इन सब के बारे में सुन के वो लोग शॉक हो गए थे। स्टूडेंट बातें करने लगते, क्या मास्टर मुयांग ने सब कुछ किया? और हम देखते उनका तो यहाँ पे शौक से मुंह ही अलग हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ दोंगफैंग और हम वहाँ पे जोंगदी को देखते जो जाते हुए सोचने लगते, आखिरकार मुयांग इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो गया, वो तो एक ट्रेस था। और हम देखते वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलके दूसरे लोगों को हायर करेंगे ताकि वो लोग यहाँ पे मुयांग को पूरी तरीके से मार सके, मतलब कि उसका खेल खत्म कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियान यू को देखते जो कि मुयान को कुछ पूछने के लिए आने लगती है, बट हम देखते मुयान कहने लगता है, अब मुझे लेट हो रहा है, वैसे आज मैं कोई भी आंसर दे नहीं पाऊंगा, बाद में पूछ लेना, मुझे माउंटेन्स में जाना है ताकि मैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढ पाऊं। मुयान की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियान यून कहने लगते, मास्टर अगर आप माउंटेन में जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी, जिसकी वजह से मेरा नॉलेज भी बढ़ पाए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चली जाती है। मुयान उसे कहने वाला था कि वो उसे अपने साथ में ले जा नहीं सकता, बट हम देखते वो वहाँ से जा चुकी थी। अब वहाँ पे मुयान को ऐसे सियान यून के साथ में बातें करते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे मिंगयू ने सब कुछ देख लिया था। वो कहने लगते, सियान यून एक अच्छी लड़की है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना, जिसके रिप्लाई में मुयान कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वो खूबसूरत तो है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे मिंगयू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं क्या, तुम भी ठर के निकले। अब उसे ऐसी बातें करता हुआ देख के मुयान कहने लगता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम ये सारी चीजें नेगेटिवली ले रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। बट हम देखते वहाँ पे मिंगयू गुस्सा हो रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पे मुयान कहने लगता है, हाँ वैसे अब तुम ठीक हो चुकी हो तो हमें यहाँ पे शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मिंगयू कहने लगती
है, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वैसे भी इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? उसकी बातें सुन के मुयान कहने लगते तुम गलत समझ रही हो, वैसे भी अब तो तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हो और तुम तो बाद में जाके बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाओगे और बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हो। तो मुझे नहीं लगता मुझ जैसे ट्रेस के साथ में अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, इसीलिए हमें इस प्रपोजल को यहीं पे ब्रेक करना चाहिए। मतलब कि हम दोनों अब शादी नहीं करेंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे मिंग्यू बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। वो गुस्से में कहने लगती है क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? और हम देखते वो वहाँ पे रोते हुए भाग के चली गई थी दूसरी तरफ। ये सब कुछ देख के मुयान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डायरेक्टली अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुयान कल्टीवेट कर रहा था ताकि वो यहाँ पे फिजिकल बॉडी रिलम के 5th लेयर तक पहुंच सके। बट उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वो सोचने लगता है मुझे डायरेक्टली अब यहाँ पे हेवनली स्क्रोल की हेल्प लेनी चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे हेवनली स्क्रोल के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो यहाँ पे बॉडी रिलम के मतलब कि फिजिकल बॉडी रिलम के 5th लेयर तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब वो यहाँ पे फिजिकल बॉडी रिलम के 7th या 8th लेयर तक के बंदे को आराम से हैंडल कर पाएगा। वहीं पे हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है सुबह सुबह, जहाँ पे मुयान माउंटेन्स की तरफ जाने वाला था बट वो नोटिस करता है कि सियान यून उसके घर के बाहर पहले ही आ चुकी थी। अब वो वहाँ पे ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ में लेकर जाने लगते, जहाँ पे हम देखते हैं सियान यून भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अब वो लोग जैसे माउंटेन में पहुंचते हम कुछ एसएसएन को देखते हैं, मतलब कि कुछ लोगों को जो यहाँ पे मुयान को मारने के लिए आए होते। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है बॉस इस मुयान के साथ में तो एक लेडी है जो कि हमारे सिटी के 4th ग्रेड के एल्केमिस्ट्री ग्रैंड डॉटर है, तो आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसका बॉस कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी ये माउंटेन है, अगर हम इसे खत्म कर देंगे तो इसके इतने ज्यादा टुकड़े करेंगे कि किसी को मिलेगा भी नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरा बंदा कहने लगता है बॉस वैसे भी मैंने सुना था कि मुयान आजकल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। उनका बॉस कहने लगता है तुम देख सकते हो, वैसे भी मुझे पता चला है कि मुयान बस यहाँ पे फिजिकल बॉडी रिलम के 4th लेयर तक है और ये लेडी जो इसके साथ में वो जरूर यहाँ पे 2nd या 3rd में होगी। हाँ तो हमें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, हम बहुत ही आसानी से इसे हैंडल कर लेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हमें मुयान और सियानियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे सियानियो कहने लगते हैं मास्टर आपने जो रेसिपी बताया था, मतलब कि उस पिल के बारे में क्लास में आपने जो मुझे बताया था वो मेरे ग्रैंडपा को बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने उस मेथड का यूज करते हुए बहुत ही हाई ग्रेड के हाई क्वालिटी के पिल्स को रिफाइन कर लिया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे मुयान कहने लगता है ऐसी बात है क्या? और हम देखते हैं वो आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे सियानियो कहने लगते हैं आपको मेरे ग्रैंडपा से मिलना ही चाहिए। मुयान कहने लगते हैं ऐसा क्यों? हम देखते सियानियो कहने लगती है मेरे ग्रैंडपा आपसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, मतलब कि बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। हम देखते मुयान कहने लगता है मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं वहाँ पे जाने का। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियानियो कहने लगते हैं मास्टर आपको जाना पड़ेगा। उसकी बातें सुन के मुयान कहने लगता है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगी, यहाँ पे जंगली जानवर है। तभी हम देखते वहाँ पे सियानियो कहने लगते मास्टर वो देखिए डीमनिक वुल्फ्स। अब उनको देख के मुयान बहुत ज्यादा खुश हो गया था, वो कहने लगता है मुझे यही तो चाहिए थे। और हम देखते वो आगे की तरफ जाने लगता है, जिसको देख के सियानियो कहने लगते मास्टर ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और झुंड में अटैक करते हैं, क्या आप अकेले हैंडल कर पाओगे? मुयान कहने लगता है तुमने मुझे क्या यहाँ पे कम सोच रखा है, तुम बस देखो। अब हम देखते वो बारी बारी करके वहाँ पे डीमनिक वुल्फ्स को पूरी तरीके से खत्म कर रहा था, जिसको देख के वहाँ पे सियानियन कहने लगते मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। मुयान कहने लगा था क्यों हिला डाला ना? और हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगता है बस तुम देखो। इतना कहते हो हम देखते उसने वहाँ पे सारे डीमनिक वुल्फ को खत्म कर लिया था। कुछ तो वहाँ से डर के मारे भाग जाते। ये सब कुछ वो असेसियन भी देख रहे थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है बॉस आपको क्या लगता है अभी भी हम इसे खत्म कर पाएंगे? दूसरी तरफ मुयान बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था। तभी वहाँ पे सियानियो कहने लगते मास्टर आप ठीक हो? तभी हम देखते वहाँ पे मुयान कहने लगा था सिटी से कुछ लोग हमारे पीछे आ रहे, तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, उसके बाद में मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग आगे जाने वाले थे, तभी वो असेसियन वहाँ पे आ गए थे। वो लोग कहने लगते रेस्ट क्यों, मैं तुम्हें हमेशा के लिए रेस्ट करवा देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो सब लोग मुयान और सियानियो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी अपलोड होगा, तो उसके लिए वेट करना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉयज, सी यू अगेन।